हेलो एवरीवन। सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। और मैं हूँ एडवोकेट प्रतीक्षा सिसोदिया, आपकी फ्रेंड हूँ, आपकी टीचर हूँ। और आई होप आप सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यूपी एपीओ की, एमपी एडीपीओ की भी एग्ज़ाम आने वाली है। और जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छे से करिए, मन लगा कर करिए, कॉन्फिडेंस के साथ करिए। और अभी जो यूपी एपीओ का एग्ज़ाम है, इसके लिए हमारे जो एग्ज़ाम की रिवीजन क्लास की जो सीरीज़ चल रही है, सीआरपीसी आज हमारा कंप्लीट होने जा रहा है। आज हो जाएगा पूरा कंप्लीट। अभी हम चैप्टर 21 क से सौदा अभिवाद से मतलब 21A से प्लिया बार्गेनिंग से स्टार्ट करेंगे। तो 25 चैप्टर इसमें कर लेंगे। 3 वीडियो आएगी आज की रिवीजन क्लास की, सीआरपीसी आज की रिवीजन क्लास की जो 3 वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं, 3 वीडियो कंप्लीट करवा देंगे। 3 वीडियो में हम आज का सीआरपीसी रिवीजन क्लास कंप्लीट करवा देंगे और ट्रिक के साथ करवा रहे हैं। ऐसी ट्रिक बताते हैं हम जिससे आपको रटने की ज़रूरत नहीं लगती और आपको चीज़ें याद हो जाती है। जबकि एग्ज़ाम में कम टाइम रहता है हमारे पास और हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते, तो एक बार रिवीजन करना ज़रूरी रहता है। तो हम ट्रिक के साथ जो रिवीजन करवाते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल है। इम्पॉर्टेंट सेक्शंस का रिवीजन करवा रहे हैं, इम्पॉर्टेंट चैप्टर का करवा रहे हैं, जिसमें से हमेशा एग्ज़ाम में रिपीट क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसका भी हम ट्रिक से बता रहे हैं। और अभी आने की संभावना ऐसे सेक्शन हम आपको बताएंगे। और मैं क्या कहना है मैं भूल जाती हूँ। चलिए मैं फिर कभी याद अगर आ जाएगा तो मैं बता दूँगी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज हमारा चैप्टर 21 का से 25 तक। 25 में पागल व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है। ट्रिक ही हमारी पागल व्यक्तियों के बारे में 25 में दिया हुआ है। और जो है 21 है, 21 का में प्लिया बार्गेनिंग के बारे में दिया है, अभिभावक सौदेबाजी के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। इसमें जो सब सेक्शन क्लॉज वगैरह भी पूछा जाता है, तो वो आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अंदर से पूछा जाता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है इसमें से अंदर से पूछा जाता है। तो आप डायरेक्ट में एक बार देख लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता देती हूँ। तो इसमें जो है ना 265A से 265L तक इसमें सेक्शन दिया हुआ है। हाँ 265A से 265L तक, मतलब क से ठ तक इसमें सेक्शन दिया हुआ है। तो ए तो कहता है ये चैप्टर का लागू होने के बारे में बताता है कि चैप्टर एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है चैप्टर 265A। और 265L जो है 265L वो चैप्टर लागू नहीं होगा उसके बारे में बताता है। चैप्टर लागू नहीं होगा, इस पर क्रॉस कर दीजिए एल वाले पे और उस पर राइट कर दीजिए ए वाले पे। ए वाले को राइट कर दीजिए, ये लागू होगा चैप्टर। एल वाले पे क्रॉस कर दीजिए, लागू नहीं होगा। ये ट्रिक है, ट्रिक बता रही हूँ मैं, याद करने के लिए आसानी है। फिर आपका 265B बताता है आवेदन कौन देगा उसके बारे में। तो आवेदन इसमें प्लिया बार्गेनिंग के लिए, अभिभावक सौदेबाजी के लिए आवेदन कौन देता है? तो आवेदन देता है एक्यूज्ड। और हाँ, एक बात याद रखने की ये भी है कि चैप्टर जो मतलब प्लिया बार्गेनिंग जो है, अभिभावक सौदेबाजी कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, कौन से ऑफेंस ऐसे है जहाँ पर एप्लीकेबल होता है? तो 7 साल तक के अपराध जो हैं, 7 साल तक की सज़ा वाले जो अपराध हैं उन पर ये चैप्टर लागू होता है, मतलब सौदा अभिवाद प्लिया बार्गेनिंग एप्लीकेबल होता है। लेकिन जो 7 साल से ऊपर वाले अपराध, जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, उन पर ये लागू नहीं होता है, ये वाली बात है। और कहाँ पर लागू नहीं होता है? जहाँ पर मतलब स्त्रियों के अगेंस्ट अपराध किया गया है, मतलब 14 साल से कम उम्र तक के बच्चों के साथ मतलब ऑफेंस किया गया है। और क्या बोलते हैं, सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध है हमारे देश की, वो किया गया है, तो वो नहीं, उसमें नहीं आएगा। तो एल वाला तो बताता है 265L में बताता है ये वाली चीज़ें। और मतलब इसमें स्टार्टिंग में भी ए में भी ये बताया 7 साल तक के अपराध है जनरली, जिसमें मृत्यु दंड वगैरह लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सज़ा वाले नहीं है, 7 साल से ऊपर वाले नहीं है, 7 साल से कम वाली सज़ा का प्रावधान है जिनमें, उन पर ये एप्लीकेबल होगा, उसके बारे में ए बताता है। बी में आवेदन कौन करेगा उसके बारे में बताता है, तो एक्यूज्ड करता है, ठीक है। और 265 च जो है
इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ सिर्फ मैं, जो एग्जाम में आती है, और इनको आप डायरेक्ट में जाके रीड कर लीजिएगा एक बार। 265 न्यायालय का निर्णय की बात करता है। 265F जजमेंट की बात करता है। और 265H न्यायालय की शक्ति की बात करता है, कोर्ट की पावर की बात करता है। 265H मतलब कि ज नंबर, ज नंबर। 265K ट नंबर। तो के को याद रखिए आप, के से कर लीजिए अभियुक्त के कथनों का यूज़ नहीं होगा, अभियुक्त के स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया जाएगा। इसके बारे में 265 के बताता है। अभिभाषक सौदेबाजी के जो प्रावधान, जो प्रयोज्य मतलब प्रयोजन उनका जो है उद्देश्य, वो है 204 के अंतर्गत तामील जारी होने के बाद प्रयोज्य होती है। और लास्ट में हमने बता ही दिया एल वाले में क्या है, नहीं होगा चैप्टर लागू, कहाँ नहीं होगा, स्त्रियों के अगेंस्ट बात किया है। और थोड़ा सा कन्फ्यूजन है मुझे, आप डायरेक्ट में पढ़ लीजिएगा ना, मैं कुछ गलत ना बता दूं, क्योंकि मैं रिवीजन करवा रही हूँ और मुझे जितना अभी नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ, क्योंकि पूरा डायरेक्ट खोल के बैठना और देखना इम्पॉसिबल है। तो मैं सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट सेक्शंस बता रही हूँ, क्या आएगा एग्ज़ाम में, क्या आने वाला है, और सेक्शन बेस्ड कौन सा पूछा जाएगा। तो आपके 90% चीज़ें कवर करवा दूंगी मैं, बस इसमें ये मैं कह रही हूँ। बाकी 30% आपको कवर करना है। 30% मतलब आपको डायरेक्ट में से सब सेक्शन वगैरह उसमें चैप्टर में जाके रीड करना है, बस आपको इतना सा करना है। बाकी तो मैं करवा रही हूँ 90% आपको करवा रही हूँ, मतलब 70% करवा रही हूँ, 30% आपको करना है। अब हमारा ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते फटाफट कर लेते हैं ताकि हमारे तीनों वीडियो टाइम पर आ जाए और आप आज ही के दिन में तीनों वीडियो देख लें, कल हम एविडेंस एक्ट कर लेंगे। तो चैप्टर 22 जो है कैदियों के बारे में बात करता है ना। जेल में बंद कैदी की हाजिरी कैसी होगी, उनको कैसे हाजिर हो किया जाएगा कोर्ट में, उसके बारे में 22 बताता है, चैप्टर 22। तो चैप्टर 22 266 से 271 तक दिया हुआ है, 266 से 271 तक सेक्शंस का रेंज है इसमें से सिर्फ 3 सेक्शंस इंपॉर्टेंट, मतलब सिर्फ 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये चैप्टर आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन कभी पूछा जा सकता है। तो 2 सेक्शन आप देख लीजिए, सिर्फ ऐसे सेक्शन बेस्ड अंदर जाके मतलब डायरेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ये बता देती हूँ मैं आपको, 270 और 271 दोनों को साथ में कनेक्ट कर लीजिए। तो 270 कहता है बंदी का न्यायालय में लाए जाने की बात करता है। 270 और 271 जेल में साक्षी की परीक्षा के लिए समन जारी करने की शक्ति जो है, इसमें कमीशन जारी किया जाता है। तो इसमें जेल में साक्षी की परीक्षा के लिए समन जारी करने की शक्ति दी गई है 271 में, इसमें कमीशन जारी किया जाता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया, झारखंड की एग्ज़ाम हुई थी, सीजे की एग्ज़ाम, तो 2014 में 2014 में, तो उसमें पूछा गया था, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। दोनों सेक्शन आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो बंदी का न्यायालय में लाया जाना 270 में, 271 में समन जारी किया जाएगा जेल में जेल में साक्षी की परीक्षा के लिए। उसके बाद आता है चैप्टर हमारे पास 23 में इंक्वायरी एंड ट्रायल्स में जो एविडेंस लिए जाते हैं उसके बारे में 23 में बताया गया है। और इसका जो सेक्शंस का रेंज है वो है 272 से 299 तक, तो 272 से 299 तक। तो स्टार्टिंग के सेक्शंस क्या कहता है, 272 कहता है कोर्ट की भाषा क्या होगी, 272 ये कहता है कि कोर्ट की भाषा क्या होगी, लैंग्वेज क्या होगी। और 299 क्या बोलता है, 299 लास्ट का सेक्शन और पहला सेक्शन याद होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें चैप्टर याद रहे कि भाई इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। तो 299 तो ये कहता है साक्षी अनुपस्थिति में, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्षी लेने वाली बात कहता है 299। तो 272 में कोर्ट की भाषा के बारे में बात है। तो कोर्ट की भाषा जो है कौन अवधारित करता है, स्टेट गवर्नमेंट अवधारित करती है ना। हाई कोर्ट से भिन्न कोर्ट की, यहाँ पर कौन सी कोर्ट है, हाई कोर्ट से भिन्न कोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट अवधारित करती है, भाषा क्या होगी। उसके बाद आता है सेक्शन मतलब 73 आप साथ में लिख लीजिए, 73 के साथ में 99 भी लिख लीजिए, 299, ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। क्योंकि 73 क्या कहता है, 73 कहता है साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लेने की बात करता है, भाई एक्यूज्ड की उपस्थिति में एविडेंस लिया जाएगा, इसके बारे में 73 कहता है। और 299 क्या कहता है, 299 कहता है 299 साक्ष्य का अभियुक्त की अनुपस्थिति में
है ना, गैर हाजिरी में लेने की बात करता है एविडेंस। भाई एक्यूज्ड हाजिर नहीं है कोर्ट में तो फिर एविडेंस लिए जाने की आवश्यकता है, तो उसकी गैर हाजिरी में एविडेंस लिया जाएगा 299 में। तो उसका अभिलेख क्या होगा, रिकॉर्ड करने की बात, मतलब अनुपस्थिति में जो है लिया जाता है, तो उसका रिकॉर्ड की बात करता है 299। ठीक है। अब 200 जो है 279, अब यहाँ से शुरू होता है अभियुक्त की जो भाव भंगिमा है, जो एक्यूज्ड जो मतलब स्टेटमेंट देता है, साक्ष्य देता है, उसके बारे में जो चीज़ें हैं वो 279 से 279 से शुरू होता है और 282 पे यहाँ पे क्लोज हो रही। 4 सेक्शन है, साथ में आप लिख लीजिए 279, 280, 281, 282, 279, 280, 281, 282, 79, 80, 81, 82, चारों सेक्शन साथ में लिख लीजिए। 79 क्या कहता है 279, साक्ष्य का अभियुक्त के जो है ना, अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतरण, इंटरप्रिटर मतलब उसका सुनाया जाएगा, मतलब भाषांतरण उसका सुनाया जाएगा, ट्रांसलेशन मतलब उसका सुनाया जाएगा। अभियुक्त या उसके प्लीडर को साक्ष्य का भाषांतरण सुनाया जाएगा। 279 में 280 कहता है साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियाँ की जाएगी, मतलब उसका जो है साक्षी की बात है, साक्षी की मतलब हाव भाव क्या है, वो सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, उस किस तरह से उसका कंडक्टिव वगैरह के बारे में उसका हाव भाव कैसा है, तो उसके बारे में टिप्पणी की जो की जाती है 280 में की जाती है। फिर जो टिप्पणी की गई है मतलब अगली सेक्शन 281 कहता है स्टेटमेंट, अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख जो है लिखा जाएगा। 281 कहता है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख लिखा जाएगा, रिकॉर्ड किए जाएंगे, मतलब जो 80 में साक्ष्य दिया है, हाव भाव की टिप्पणी की, उसके बारे में मतलब 281 में जो है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख तैयार किया जाएगा। मतलब इसमें डायरेक्ट में अलग लिखा होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ याद करने के हिसाब से आपको ट्रिक बता रही हूँ कि भाई चलो सेक्शन साथ में लिख लीजिए, एक जैसे सेक्शन है, एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हुई चलती है, ताकि हमें याद रह जाए कि 79 में क्या है, 80 में क्या और 81 में मतलब अभिलेख लिखा जाएगा। भाई अभियुक्त की परीक्षा ली गई ना, तो उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा 81 में। 82 क्या कहता है, 82 कहता है दो भाषा ठीक ठीक भाषांतरण करने को आबद्ध होगा। जो इंटरप्रेटर है ना, वो ठीक ठीक से भाषांतरण करने के लिए बाउंड है, इसके बारे में 282 कहता है। अब 284, 285 आता है, यहाँ पे कमीशन जारी करने की बात है। तो 284, 284 कब साक्ष्यों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा। तो जो वीआईपी पर्सन है उनको जो है ट्रायल उन पर चलाई नहीं जाएगी कोर्ट में बुला करके, तो उन पर कमीशन जारी किया जाएगा, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है इनका। ठीक है। तो 285 क्या कहता है, कमीशन किसको जारी किया जाएगा, तो किसको जारी किया जाएगा, मतलब कमीशन जारी किया जाता है ना कि निष्पादन कोई करवाता है उसको जारी किया जाता है, उसके बारे में 285 बताता है। तो 290, 291, 291A ये सब मतलब कमीशन वाली सेक्शंस तो है 284, 290 और 285, तो ये कमीशन वाली है। तो विदेशी कमीशनों का निष्पादन की बात करता है 290 में निष्पादन कराया जाता है विदेशी कमीशनों का 290 में। 291 में चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्षी की बात करता है, 291 चिकित्सकीय साक्षी के अभिसाक्षी की बात करता है। 291A मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट इसमें 291A में बताई गई। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें से आने की संभावना है, रिपीटेड सेक्शन से मतलब इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर आता है सेक्शन हाँ, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, थोड़ी सांस लेने की ज़रूरत रहती है, भाई सांस लेना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी सी देर के लिए रिलैक्स होना। तो 91A मतलब 291, 291A, 291, 291A और 293 एक जैसी सेक्शन है। ठीक है। इसमें मतलब चिकित्सकीय वाली बात है, डॉक्टरी वाली बात है, वैज्ञानिक वाली बात है। तो 291 में तो चिकित्सकीय वाली बात है, 291 में मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट की बात है, और 93 में वैज्ञानिक की जो रिपोर्ट है, सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट दी जाती है, एक्सपर्ट की रिपोर्ट है ना। 296 क्या कहता है, शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य लेने की बात करता है। शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य लेने की बात 296, 296 कहता है।
298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी। पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति जो है वो कैसे साबित की जाएगी उसके बारे में 298 कहता है। 299 लास्ट वाले सेक्शन में अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जाएगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, उसके बारे में 299 कहता है। आईपीसी का सेक्शन 499 या 299 में जो आपराधिक मानववाद है उसको याद रख लीजिए। तो ये आपको याद रह जाएगा कि अनुपस्थिति में साक्ष्य लिए जाने की बात है और उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा, अभिलेख रखा जाएगा। फिर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। 21A 22 23 में मतलब इंक्वायरी ट्रायल्स का जो एविडेंस लिया जाता है इंक्वायरी ट्रायल्स में, तो जांच और विचारणों में साक्ष्य जो लिया जाता है 23 में लिया जाता है, कंप्लीट हो गया है। 24 आता है हमारे पास। ये 24 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये बहुत इसमें से क्वेश्चन आते हैं। समाधान वाला 300 जो है मतलब डबल जीओ पार्टी वाला, और इसमें जो विधिक सहायता है फ्री लीगल एड वाली बात है 304 में, और क्षमादान वाली चीज़ें हैं। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है वैसे, और थोड़ा सा बेयर एक्ट में भी देख लीजिएगा सब क्लोज क्या कहता है। ज़्यादा नहीं देखना है, एक नज़र लगानी है बस, आपको कंप्लीट हो जाएगा। ये जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे उसके बाद आप बेयर एक्ट निकालिए और वहाँ जाके देख लीजिए कि उसमें सेक्शन में क्या दिया हुआ है। बस इतना सा कर लेंगे, आप कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो चैप्टर 24 आता है। चैप्टर 24 का नाम क्या है। 23 और 24 एक जैसे सेक्शन है, मतलब एक जैसे चैप्टर है, एक जैसे नाम है इनके। इसमें भी इंक्वायरी और ट्रायल्स की बात है। इंक्वायरी ट्रायल्स के लिए जनरल प्रोविजंस की बात है, साक्ष्य नहीं लेते हैं। इसमें फ़र्क यही है, इसमें सिर्फ साधारण उपबंध दिए गए हैं जांच और विचारण में ना। तो जांच और विचारण में साधारण उपबंध की बात करता है। 24 दूना 28, तो हम यहाँ पे 27 सेक्शन है, मतलब 300 से 327 सेक्शन इसका रेंज है। और 300 का जो रेंज मैंने बताया था कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है, मतलब 200 का रेंज 15 से शुरू होता है तो 23 तक चलता है ना। 23 तक मतलब यहाँ तक चलता है, 23 तक। और फिर 24 से 300 का रेंज शुरू हो जाएगा, फिर 300 का रेंज चलेगा 30 तक, फिर 30 से के बाद 400 का रेंज शुरू हो जाएगा, मतलब 30 से 400 का रेंज शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर वो 400 का चलेगा 37 तक। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर 24। 300 से 327 सेक्शंस दी गई है। 300 में तो वो डबल जीओ पार्टी वाला दिया गया, एक बार दोष मुक्त दोष सिद्ध किए गए उसी ऑफेंस के लिए उस पर ट्रायल नहीं चलेगा, उसके बारे में 300 बताता है। वही आपको लास्ट वाली सेक्शन याद करना है। 327 कहता है जजमेंट की बात कर, सॉरी कोर्ट का खुलाना, ओपन कोर्ट की बात करता है। कोर्ट खुला होगा, न्यायालय के खुले होने की बात करता है 327। तो 2 सेक्शन आपको जरूर याद करना है हर चैप्टर में, पहली और लास्ट की। क्यों करना है? इसलिए ताकि आपको ये पता रहे कि इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है ना। तो इसलिए पहली सेक्शन याद होना जरूरी है और लास्ट की जरूरी है। तो 300 कहता है एक बार दोष मुक्त या दोष सिद्ध का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना। एक बार दोष मुक्त हो गए और दोष सिद्ध हो गए तो उसी अपराध के लिए फिर से ट्रायल नहीं होगी, ये बात कहता है। तो और जो उसका सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है ना 20(3) नहीं 20(2), मतलब डबल जीओ पार्टी वाला 2 का 2 में दिया है, मतलब 20 का 2 क्लॉज जो है उसमें दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और 303 जो है प्रतिरक्षा की बात करता है। डिफेंस का राइट है एक्यूज्ड का, अभियुक्त का प्रतिरक्षा का जो है प्रतिरक्षा का अधिकार है। यहाँ पर 303 में अधिकार है अभियुक्त का, 303 में अभियुक्त का अधिकार है। ये ट्रिक बता रही हूँ मैं, क्योंकि 303 में प्रतिरक्षा का अधिकार है अभियुक्त का, ये बताता है। 304 विधिक सहायता की बात करता है। 305 रजिस्टर्ड जो निगम और सोसाइटी है उन पर क्या प्रक्रिया होगी, जहाँ मतलब जो अभियुक्त कौन है, रजिस्ट्रीकृत निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है, तो वहाँ प्रोसीजर क्या होगी। 305 प्रोसीजर बताता है। 306 में समाधान की बात है। सह अभियुक्त को समाधान, सह अभियुक्त को कोई एक्यूज्ड को जो है समाधान दिया जाता है, पढ़न दिया जाता है, वो दिया जाता है कहाँ पर 306 में।
कब दिया जाता है? जांच, विचार और इन्वेस्टिगेशन किसी भी एनी स्टेज पर, जजमेंट सुनाए जाने के पहले किसी भी स्टेज पर समाधान दिया जा सकता है। कौन देता है? सीजेएम, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास। 3 मजिस्ट्रेट आप याद रखिए, सीजेएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो ये 3 मजिस्ट्रेट दे सकते हैं। 307 आता है। 307 में क्षमादान की बात है। 306, 7, 8, 9 चारों सेक्शंस को साथ में रख लीजिए एक साथ और कनेक्ट कर लीजिए। मतलब कि कहने का मतलब है चारों सेक्शंस को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए ताकि एक जैसे सेक्शंस का ग्रुप एक साथ याद हो जाए और ये सेक्शन एक दूसरे को एक्सप्लेन करती हुई चलती है, प्रोसीजर को आगे बढ़ाती हुई चलती है, तो हमें याद रखने में आसानी होती है। 307 क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति। अब क्षमादान का निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? तो यही सीजेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, इनके पास है। 308 8 में क्या है? ट्रायल। 8 में ट्रायल है। 308 में ट्रायल है। क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का ट्रायल चलाया जाएगा, विचारण होगा। इसके बाद भाई ट्रायल नहीं चलाया जाएगा। भाई क्षमा दान दे रहे हैं उसको, वो शर्तों का पालन कर रहा है तो उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा। उस शर्त यही तो लगाई है कि भाई तुम्हें दोष मुक्त कर दिया जाएगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा अगर तुम्हें क्षमादान दे दिया जाएगा, अगर मतलब वो समाज की शर्तों का पालन करता है तो। और नहीं करता है वो तो फिर उस पर ट्रायल चलाया जाएगा। तो ट्रायल चलाएगा 308 में। और 309 कार्यवाही को मुलतवी स्थगित करने की शक्ति है 309 में। ठीक है। 310 में आते हैं। ये लोकल इंस्पेक्शंस की बात करता है, स्थानीय निरीक्षण की बात करता है। 310 स्थानीय निरीक्षण, जैसे हमने पढ़ के आए थे चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन वाले में 138 और 148, 2 सेक्शन हम वहाँ पढ़ के आए थे चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन वाले में, और यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन है 310। तो तीनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्यों, जो कि लोकल की बात करता है। लोकल इन्वेस्टिगेशन 139 में मतलब 139 में, लोकल जांच मतलब लोकल इंक्वायरी मतलब स्थानीय जांच 148 में, 148 में, और यहाँ पर आ गई अब 310 लोकल इंस्पेक्शन स्थानीय निरीक्षण की बात 310 सेक्शन करता है। तो ये जो है ये याद रखिएगा, इसमें से तीनों में से कोई ना कोई एक सेक्शन जरूर पूछी जाएगी, या तीनों भी पूछी जा सकती, सेक्शन बेस्ड पूछी जाती है, अंदर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें से। अब हाँ आगे बढ़ते 311 और 311A। 311 कहता है कि मतलब जो उसमें कोर्ट की पावर है, ठीक है, इसमें विवेकाधिकार है कोर्ट का, कोर्ट की पावर है। आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति, इसमें कोर्ट का डिस्कशन जो है डिस्कशनरी पावर है, मतलब विवेकाधिकार है, शक्ति है कोर्ट की। और 311A नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की पावर, इसमें भी पावर है, दोनों में पावर है। 311 और 311A दोनों में पावर है कोर्ट की। पर यहाँ पे फ़र्क ये है कि साक्षी को समन करने की, उपस्थित व्यक्ति है उसको समन करने की, या किसी व्यक्ति की परीक्षा करने की, मतलब जो साक्षी को समन करने की और जो व्यक्ति उपस्थित है कोर्ट में उस समय उसकी परीक्षा करने की शक्ति जो है वो 311 में। और ए तो हस्ताक्षर नमूना देने की बात कर रहा है, सिंपल सी याद रख लीजिए आप। और उसके बाद 313, 314, 317 तो 15 और 17 है, 4 सेक्शन है, चारों सेक्शंस को साथ में लिख लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए, एक जैसी सेक्शन है। 313 में तो मुलजिम बयान की बात है जो कि शपथ पे नहीं लिया जाता है। 314 बहस की बात करता है, मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन की बात करता है। 315 है अभियुक्त का सक्षम साक्षी होने की बात करता है, मतलब इस पर भी अभियुक्त का जो है बयान लिया जाता है लेकिन शपथ पर लिया जाता है। यहाँ पर शपथ पर अगर एक जो खुद लिख कर देता है कि वो साक्षी मतलब साक्षी बनना चाहता है तो फिर वो शपथ पर बयान देगा 315 में, 13 में नहीं देगा, मुलजिम बयान है।
लेकिन वो शपथ पर नहीं देता है, 15 वाला शपथ पर देता है। और 317 हाजिरी माफ़ी वाली बात है, मतलब अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण शुरू किया जाएगा। तो उसमें जो 317 का हाजिरी माफ़ी आवेदन दिया जाता है कि एक्यूज्ड नहीं जा पाता है कोर्ट में, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ ऐसा कारण है जिसकी वजह से वो कोर्ट में हाजिर नहीं है, तो एडवोकेट के माध्यम से वो अपीयर हो सकता है, यानी कि एडवोकेट की उपस्थिति में इंक्वायरी और ट्रायल्स चल सकता है। उसके बारे में 317 बताता है। अब आता है 319, 320 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मतलब 313 पे स्टार लगा लीजिए, 315 पे स्टार लगा लीजिए। उसके बाद आप स्टार लगाइए 320 पे स्टार लगाइए, 321 पे स्टार लगाइए, इंपॉर्टेंट आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। 322, हाँ 319, 320, 321, 322 चारों सेक्शन को साथ में लिख लीजिए। 319 क्या कहता है, और भी व्यक्ति अपराध में इन्वॉल्व है, उन पर चार्ज नहीं लगा है, मतलब इसे अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाने वाली बात करता है 319। मतलब अपराध में जो है और भी व्यक्ति इन्वॉल्व हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। तो जांच और विचारण के द्वारा, मतलब मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई और भी व्यक्ति इन्वॉल्व है इस अपराध में, तो फिर उनका जो उन पर कार्यवाही की जाएगी, है ना, जो पूर्व से अभियुक्त नहीं है। 320 में क्या है, राजीनामे वाली बात है, समझौता करने वाली बात, कंपाउंड वाली बात है 320 में। तो 320 एक और 320, मतलब 320 का सब सेक्शन 1 और 320 का सब सेक्शन 2 दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों डायरेक्ट से भी देख सकते हैं, या सीधे मैं बता रही हूँ जो पूछा जाता है। न्यायालय की अनुमति के बिना राजीनामा कब करेंगे, भाई कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं लगती, कब भाई छोटे अपराध है जिनमें राजीनामा हो सकता है, उसकी सेक्शन पहले दी गई है, मतलब तो 320 का सब सेक्शन 1 बिना अनुमति के भी कर सकते हैं। और न्यायालय की अनुमति की ज़रूरत कब होती है, बड़े अपराध है जैसे 307 वाले ऐसे हैं, तो भाई मतलब मैं ज़्यादा यहाँ मुझे ज़्यादा मैं इतना मैंने पढ़ा नहीं है डायरेक्ट में से, मैं तो सीधा सीधा आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ एग्जाम के पर्पज़ से। तो 320 का जो सब सेक्शन 2 है ना, वो कहता है इसमें कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होगी, मतलब बड़े ऑफेंस है तो कोर्ट की परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, बिना कोर्ट की परमिशन के राजीनामा नहीं हो सकता है ऐसी बड़ी अपराधों में, तो वहाँ पर कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत होगी। ऐसे याद करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, नहीं तो मैं सीधे सीधे भी बता सकती हूँ कि ये सेक्शन कर लीजिए। 320 अपराधों का शमन की बात करता है, तो 320 का एक कहता है न्यायालय की अनुमति से अपराधों का राजीनामा होगा, और 320 दो कहता है न्यायालय की अनुमति से राजीनामा होगा, मतलब कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत लगेगी। 321 जो है अभियोजन वापस लेने की बात करता है, यहाँ पर अभियोजन वापस लेने की बात है। 257 में हमने क्या पढ़ा था, परिवाद वापस ले जाता है, यहाँ पर 321 321 अभियोजन वापस लेने की बात करता है, और अभियोजन वापस कौन लेगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर लेगा, उसके बारे में बात है। 322 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, वहाँ पर प्रोसीजर क्या होगी, तो अगली सेक्शन बताइए, यहाँ पर 323 बताएंगी, ठीक है, इसको आगे बढ़ाएगी 323। भाई जिन मामलों का मजिस्ट्रेट निपटारा नहीं कर सकता है ना, वहाँ पर प्रोसीजर क्या होगी, तो 323 ही बताता है, जब जांच और विचारण शुरू होने के बाद मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए, तो वो सुपुर्द कर देगा, किसको करेगा, सेशन कोर्ट को कर देगा, है ना, सेशन कोर्ट को मामला भेज देगा संज्ञान लेने के लिए। तो 209 और 193 ये साथ में सेक्शन याद करिएगा, 323 323 और 209 और 193 तीनों सेक्शंस को साथ में याद करिए। यहाँ पर मामला सुपुर्द किया जाता है, सेशन कोर्ट के हवाले किया जाता है। जब मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता ट्रायल तो फिर वो सेशन कोर्ट को भेज देगा। 325 क्या कहता है, 325 कहता है पर्याप्त सजा नहीं दे सकता है मजिस्ट्रेट, तो क्या करेगा, सीजीएम के पास भेज देगा, ठीक है। प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दंड का आदेश नहीं दे सकता, ये वाला बात कहता है 325 में पर्याप्त सजा नहीं दे सकता, ये याद रख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो क्या करेगा, सीजीएम के पास भेज देगा फिर वो। 326 भागता 1 न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा और भागता
दूसरे न्यायालय मजिस्ट्रेट के द्वारा क्या होता है, एविडेंस लिए जाते हैं, अभिलिखित साक्ष्य, जो साक्ष्य रिकॉर्ड किया जाता है। तो भाई एक कोर्ट ने आधा एविडेंस रिकॉर्ड कर लिया, बाकी दूसरा कोर्ट है उसके पास मामला भेज दिया, उसने आधा रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके बेस पर जो दोष सिद्धि होगी तो वो या सुपुर्दगी होगी, उसके बारे में बात करता है दोस्तों 326 326। उसके बाद आता है 327, न्यायालय का खुला होने की बात करता है। अभी कोर्ट खुला रहेगा, सबके लिए खुला रहेगा। 327 में कोर्ट खुला है, 327 में कोर्ट चले जाइए भाई, खुला है 327 में, ठीक है। तो 327 कोर्ट खुले होने की बात करता है। हमारे पास चैप्टर 25 आता है, पागल व्यक्तियों की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से नहीं आता है, लेकिन आता है क्या मैं बता देती हूँ। सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, कभी कभार एक आध कोई सेक्शन आ जाता है गलती से, एक बार मैं बता देती हूँ, कभी आ गया ना गलती से तो आप कर देंगे। तो 25 में पागल व्यक्तियों की बात है, मतलब अनसाउंडेड पर्सन की बात है, विकृत व्यक्तियों के बारे में बात है। अरे पेंसिल कितने ध्यान से सुन रही है मेरी बात, कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। देखो ये पीछे बेचारे पेंसिल वाले बच्चे वेरी नाइस। हाँ, तो यहाँ पर वैसे आया है एक यूपी एपीपी में आया है, 2015 में पूछा गया था इसमें से पागल व्यक्तियों के बारे में। क्योंकि जनरली क्या करते हैं, ऐसे चैप्टर ऐसे सेक्शन पढ़ते नहीं है जो आते नहीं एग्जाम में, लेकिन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। उसके लिए एक बार हम बता देते हैं भाई कौन सा आता है। तो 331 और 334 में तो विधिक संरक्षण की बात है, ठीक है, पागल व्यक्तियों के जो लीगल गार्जियन होते हैं उनकी बात है। तो 328 328 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 328 क्या कहता है, 328 से 339 तक, 328 से 339 तक इसमें सेक्शंस का रेंज है पागल व्यक्तियों के बारे में। अभियुक्त के पागल होने की दशा में क्या प्रक्रिया होगी, 328 बताता है, ये देख लीजिएगा। 334 क्या कहता है, विकृत चित्त के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय दिया जाएगा। भाई वो पागल है तो इसके आधार पर किसी ने, मतलब पागल व्यक्ति ने या विकृत चित्तता के कारण उसने ऑफेंस किया, जैसे आईपीसी का सेक्शन 84 है, विकृत चित्तता का असर है उसके ऊपर, और उसने जब गंभीर प्रकोपन वगैरह हुआ होगा, मतलब उस समय उसने ऑफेंस किया है, उसका लाभ उसे मिलता है, मतलब अपवाद में आता है ना वो। तो यहाँ पर 334 सेक्शंस कह रहा है उसका लाभ उसे दिया जाएगा, दोष मुक्त कर दिया जाएगा मतलब उसे। तो ये था हमारा 25 चैप्टर जो है कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 26, 27, 28, 29 और 30 5 चैप्टर हम देख लेंगे अगले वीडियो में, और उसके अगले वीडियो में 7 चैप्टर हम एक साथ एक ही वीडियो में देख लेंगे। तो आज हम कंप्लीट करवा देंगे आपका CRPC, शाम तक 2 वीडियो आपको पास आ जाएंगी, एक तो अभी आ जाएगा और 2 वीडियो आपको शाम तक आ जाएंगे। तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, सारे वीडियो आप देखिए, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और आल कर दीजिए। मतलब जैसे बेल आइकन प्रेस करेंगे तो वहाँ जो एक लिस्ट निकल के आएगी, आल बटन पर क्लिक करना है आपको, और आल पर जैसे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी, और जो कुछ भी वीडियो मिस हो गए यहाँ पे वो सब आपको मिल जाएंगे, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँचती रहेगी। तो आप सारी वीडियोस देख तक करके जाइए, आपकी निश्चित ही हेल्प होगी। 70% चीज़ें हम आपको अपनी क्लासेस में कवर करवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं 70% आपके कवर हो जाए, निश्चित ही आपको हेल्प मिलेगी हमारे यहाँ से। अगर आपको हेल्पफुल लगा है, वाकई अच्छा लगा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा एक, और चैनल, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।